ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर RS मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मानव भूगोल में निश्चयवाद की बात करेंगे। यानी कि जो मानव भूगोल में वाद हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि निश्चयवाद है, संभववाद है, नवनिश्चयवाद है और प्रासंभाव्यवाद है। तो इन सभी के बारे में चर्चा होगी, लेकिन आज शुरू करते हैं निश्चयवाद से। तो देखा जाए तो जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत ये वाद किस प्रकार से आए, तो जो मानव और प्रकृति दो ही चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो प्रकृति और मानव है उसका किस प्रकार से सामंजस्य रहा, उसमें प्रकृति ने किस प्रकार से मानव का सहयोग किया और मानव किस प्रकार से उसके साथ सामंजस्य बिठा पाया, इन सभी बातों की चर्चा की जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में आगे आने वाले TGT, PGT, UPSC, RPSC एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला निश्चयवाद की बात करेंगे। तो निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और प्रकृति सर्वोपरि है और उसी के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैसे देखा जाए तो ये जर्मन विचारधारा, जो कि हमबोल्ट हैं, रिटर हैं, रेटजेल हैं, सैम्पुल हैं, तो इन सभी के सहयोग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। सबसे पहले हम बात करें तो जो निश्चयवाद है इसके जो विचारक हैं उन्हें क्या कहा जाता था, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो इसके विचारकों को जियोक्रेट कहते, यानी कि जो इसके विचारक हैं उनको जियोक्रेट कहा गया। इसके बाद निश्चयवाद है तो निश्चयवाद के और भी कई नाम हैं, जैसे कि अन्य नाम। कभी तो निश्चयवाद आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसके दूसरे नामों को पूछ लिया जाता है और वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन होने से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखें, तो इसे हम नियतिवाद या फिर प्रकृतिवाद या फिर वातावरणवाद और या फिर वातावरण निश्चयवाद, या भौगोलिक निश्चयवाद, कहने का तात्पर्य है कि नियतिवाद, प्रकृतिवाद, वातावरणवाद, वातावरण निश्चयवाद या फिर भौगोलिक निश्चयवाद किसके नाम हैं? तो ये निश्चयवाद के ही अन्य नाम हैं। इन अन्य नामों से इसे भी पुकारा जाता है। अब इसकी बात करें तो इसका जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम कहां से इसकी शुरुआत होती है? तो इसकी शुरुआत होती है ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा होती है और उनमें जो नाम है वो है हिप्पोक्रेटस का।
इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो यह है ग्रीक दार्शनिक कह सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक हैं और उसमें ही आप हिप्पोक्रेटस का नाम भी दे सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय वो किसे जाता है? तो वो जाता है हिप्पोक्रेटस को। चलिए इसके अलावा अब देखते हैं कि कौन कौन से और विद्वान हैं जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया है और कुछ इसके बारे में जो अपनी राय दी है उसे भी देखेंगे। तो जैसा कि यदि इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक शक्तियों को अधिक प्रभावशाली माना है, प्राकृतिक शक्तियों को अधिक प्रभावशाली माना है। तथा कहा है कि किसी देश तथा कहा है कि किसी देश या स्थान का इतिहास और वहां की प्रगति और वहां की प्रगति आदि सभी प्राकृतिक तथ्यों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक तथ्यों पर निर्भर करती है। यानी कि एक तरह से इसकी डेफिनेशन है कि प्राकृतिक शक्तियों को अधिक प्रभावशाली माना है और कहा है कि किसी देश या स्थान का इतिहास और वहां की प्रगति आदि सभी प्राकृतिक तथ्यों पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक रूप से जैसे कि संसाधन है, जिस जगह संसाधन अधिक होंगे तो वहां पर उतना ही अधिक प्रगतिशील वो क्षेत्र होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें योगदान की बात करें तो डार्विन महोदय हैं जो डार्विन, इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक है इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इनकी दो पुस्तकें हैं और इसका भी प्रभाव किस पर देखा जाता है? निश्चयवाद पर देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा हिप्पोक्रेटस की बात की और हिप्पोक्रेटस को निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय जाता है, ये क्वेश्चन भी बन गया है। और हिप्पोक्रेटस का ही
हिप्पोक्रेटस का एक ग्रंथ है ऑन एयर, वाटर एंड प्लेस। हिप्पोक्रेटस का जो ग्रंथ है ऑन एयर, वाटर एंड प्लेस, इसमें भी निश्चयवाद की ही बात की गई है। इसमें एशियाई और यूरोपीय निवासियों, एशियाई और यूरोपीय निवासियों के स्वभाव की भिन्नता। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाले विद्वान हैं, और इन्होंने कहा है कि जो इनका ग्रंथ है ऑन एयर, वाटर एंड प्लेस, इसमें इन्होंने कहा कि एशियाई और यूरोपीय निवासी हैं, उनके जो स्वभाव में भिन्नता पाई जा रही है वो इसी वजह से पाई जा रही है, नेचुरल है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अरस्तु की। अरस्तु की, ये भी एक विद्वान है, और अरस्तु की जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स, और इन्होंने पॉलिटिक्स में ही प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव मानव के मानसिक और भौतिक गुणों पर बताया है। मानव के मानसिक और भौतिक गुणों पर बताया। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि प्रकृति का प्रभाव मानव के मानसिक और भौतिक गुणों पर पड़ता है, ये किस विद्वान ने कहा है, या फिर ये अरस्तु का कथन है, तो अरस्तु ने कौन से ग्रंथ में दिया है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है विद्वान बोदिन। इन्होंने शीत प्रदेश के निवासियों का जो रहन सहन है, जो वातावरण है वहां का, उस तरह से किस प्रकार से रहन सहन है उसकी बात इन्होंने उल्लेख किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी एक विद्वान है जो कि निश्चयवादी विद्वान है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जलवायु और मिट्टी के प्रभाव को महत्व प्रदान किया। मिट्टी के प्रभाव को महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट विद्वान देखें तो इसमें आएंगे स्ट्रैबो, बारेनियस, कांट हो गए, रिटर भी इसी में है, निश्चयवादी है रिटर भी, हमबोल्ट हैं, रिटर की बात करें तो रिटर ने तुर्की मरुस्थल के निवासियों की छोटी आंखें और मोटी पलकें केवल मरुस्थलीय
केवल मरुस्थलीय प्रभाव के कारण ही बताया कि जो तुर्की मरुस्थल के निवासी हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं, तो आंखें छोटी होती हैं और जो पलकें हैं वो मोटी होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का प्रभाव इन पर पड़ रहा है और प्रकृति से पूर्ण रूप से ये प्रभावित है। इसके अलावा और विद्वान हैं, वो है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की बात करें तो इन्होंने पृथ्वी के निर्जीव और जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, पृथ्वी के निर्जीव और जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। ठीक है, तो ये पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं कि हम्बोल्ट पृथ्वी के निर्जीव और जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया गया है, ये कौन सा वाद है, तो ये निश्चयवाद है। किसने दिया है, तो ये विचार दिया है हम्बोल्ट महोदय ने। नेक्स्ट इसके प्रणेता हैं, वो आप देखें तो हकल हैं, हकल एवं बकल। और इसके अलावा फ्रेडरिक लीप्ले, एक अन्य विद्वान है वो है फ्रेडरिक लीप्ले, और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मानव समुदाय एक निश्चित वातावरण में निवास करता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव वातावरण से अलग नहीं रह सकता और ये उसका निवास स्थान है और वह प्रकृति से पूरी तरह से समाहित है। नेक्स्ट हम बात करें तो विद्वान है रॉबर्ट प्लेट। तो इन्होंने कहा कि वातावरण द्वारा नियंत्रण जो पूर्ण नियतिवाद का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण नियतिवाद का प्रतिपादन करता है। यानी कि वातावरण के द्वारा जो मानव पर नियंत्रण है वही एक तरह से नियतिवाद है, उसी में नियतिवाद छलकता है। नेक्स्ट विद्वान है रेटजेल। रेटजेल तो इन्हें नियतिवाद का प्रणेता कहा जाता है और इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी जो पुस्तक है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और जो इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी
इसी में इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का पारस्परिक संबंध स्थापित किया है। तो इसमें इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों की बात की है और उसका जो पारस्परिक संबंध है उसके बारे में चर्चा की है। तो यह है इनका ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किस विद्वान का ग्रंथ है या फिर किससे संबंधित है, या फिर मिलान करने के लिए भी आ जाता है। उसके अलावा ये किसके प्रणेता रहे हैं, तो नियतिवाद के प्रणेता रहे हैं रेटजेल महोदय। नेक्स्ट हम बात करें तो विद्वान है कुमारी एलन सैम्पल। कुमारी एलन सैम्पल। एलन सैम्पल की बात की जाए तो ये रेटजेल की शिष्या हैं और निश्चयवाद की काफी समर्थक रही हैं। ये कहना चाहिए कि पूर्णतः कट्टर निश्चयवादी इन्हें कहा जाता है। पूर्णतः कट्टर निश्चयवादी। और इनकी जो पुस्तक है उसमें भी इन्होंने निश्चयवाद की ही बात की है। तो जो पुस्तक है वो है इनकी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। जैसा कि आप ग्रंथ देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। उसके बाद में सेकंड इनका जो ग्रंथ है वो है ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन रीजन। तो इन्होंने दो ग्रंथ दिए हैं जो कि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत किसकी बात की है। तो इन्होंने निश्चयवाद की बात की है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एक कोटेशन है इनकी कि मनुष्य भूतल की उपज है। इन्होंने कहा कि मनुष्य भूतल की उपज है और ये क्वेश्चन पीजीटी में 2011 में पूछा भी जा चुका है। किसने कहा है, तो कुमारी एलन सैम्पल ने कहा है। इसके अलावा इन्होंने मनुष्य को, मानव को मोम का पुतला माना है। मानव को मोम का पुतला माना है जिसे वातावरण ही सांचे में ढालता है। जिसे वातावरण ही सांचे में ढालता है। कहने का मतलब है कि मोम का पुतला माना है और जिसे वातावरण ही अपने सांचे में ढालता है। यानी कि मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से यानी कि पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर है। तो इसकी बात इन्होंने की है।
तो ये पंक्तियां भी आ सकती हैं कि मानव को मोम का पुतला किसने माना है? एलन सैम्पुल ने माना है। पृथ्वी भूतल की उपज किसने माना है? तो एलन सैम्पुल ने ही माना है। निश्चयवाद की कट्टर समर्थक कौन है? तो वो है एलन सैम्पुल। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है निश्चयवाद के प्रबल समर्थक। निश्चयवाद के प्रबल समर्थक तो ये है हंटिंगटन महोदय, यानी कि एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, तो ये बातें थी निश्चयवाद के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि निश्चयवाद क्या है, पूरी तरह से मानव प्रकृति पर निर्भर है, यानी कि प्रकृति की महत्ता को इसमें दर्शाया गया। और ज्यादा दिनों तक ये वाद नहीं चला, क्योंकि इसमें भी जो अन्य विद्वान थे, जो अन्य विचारक थे, उन्होंने इसकी आलोचना की और आलोचना करने से एक नए वाद का जन्म हुआ और वो है संभववाद। तो संभववाद की चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।